फ्रेंड्स, वक्त आ चुका है संडे का, यानी कि आपके लिए हम आप पेश करेंगे न्यूज फटाफट का संडे स्पेशल। मैं हूं संदीप, आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन से। नमस्ते, मैं हूं निमिष दुबे टेक टीपी से। और मैं नंदगोपाल राजन IndianExpress.com से। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते बहुत सारी अनाउंसमेंट्स रही और कुछ कुछ चीजों में बवाल भी हुआ मार्केट में। लेकिन आज हम अपना डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन प्लस से। वन प्लस का एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही भारत में लॉन्च हो सकता है, वन प्लस नॉर्ड, जो कहा जाता है बजट स्मार्टफोन है। नंदू, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स? देखो, आई थिंक इससे पहले थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक करना चाहिए। तो वन प्लस का ये पहला बजट फोन नहीं होगा। इसने पहले भी एक बजट फोन लॉन्च किया था वन प्लस एक्स नाम से। वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। हालांकि अच्छा फोन था, ठीक ठाक फोन था, बट इतना सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे वन प्लस से कुछ और था शायद। लाइक वो फ्लैगशिप किलर वाले स्पेस में थे। सो अभी सिचुएशन चेंज ये हो रहा है कि वन प्लस प्रीमियम सेगमेंट मतलब 30,000 के ऊपर वाले सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर हो गया है। और बड़े कंपनीज जो है वो वन प्लस को किल करने के चक्कर में है। जैसे आईफोन SE जो है वो शायद वन प्लस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज आपको एप्पल का ब्रांडिंग मिल रहा है वन प्लस के अराउंड सेम प्राइस पॉइंट में या थोड़ा सस्ते प्राइस पॉइंट में। फीचर्स में डिफरेंस है, लेकिन आईफोन SE में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो आपको सबसे टॉप एंड प्रोसेसर दे रहा है, जो कोई भी एंड्रॉइड कंपनी अभी तक अपने बजट फोन्स में नहीं दे रहा है, राइट। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एंड्रॉइड फोन्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप इसको कैसे काउंटर करोगे। नाउ इस सिचुएशन में अभी वन प्लस नॉर्ड आने वाला है। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि वो टॉप एंड प्रोसेसर दे पाएंगे उसमें। सो 865 तो आप रूल आउट कर लीजिए। 8 सीरीज में अगर दे सके तब भी लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, राइट। कैमरे पे खेलना पड़ेगा, 2 3 4 पता नहीं कितना होगा। सो ये 2-3 चीजों में प्ले करेंगे। और वन प्लस स्क्रीन को बहुत सीरियसली लेता है। सो अगर एक 90 हर्ट्ज स्क्रीन अगर दे दे फॉर इंस्टेंस, राइट, तो उससे बहुत बड़ा वैल्यू फैक्टर लोगों को आएगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये है कि वन प्लस ने मार्केट में एक अपना एक पर्सोना बनाया है कि एक डिपेंडेबल ब्रांड है, जो कि वो है। क्योंकि वो एक तो ये है कि साल में 1 या 2 ही फोन लेके आता है, तो फोकस्ड ब्रांड है, बहुत कुछ नहीं करता है। सो और आप देखोगे वन प्लस के फोन्स का लॉन्जिविटी है। अभी भी लोग आपको मिल जाएंगे जो वन प्लस 3 या वन प्लस 3T यूज कर रहे हैं। एक आदमी तो मुझे वन प्लस 1 के साथ भी मिल गया है, राइट। और नंदू, यहाँ पर एक और चीज इंटरेस्टिंग बनती है कि हम देखेंगे तो वन प्लस ने कुछ समय पहले पॉलिसी अनाउंस कर दी थी कि हम साल में एक ही फोन लॉन्च करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करें। उसके बाद हमने बार बार लोगों ने उनसे पूछा भी कि आप लोग बजट फोन भी लाएंगे या आप खाली सेगमेंट। बोलेगा नहीं, हमने इस सेगमेंट पे ही लाएंगे क्योंकि बिकॉज हमारा ऑडियंस वहां पर है। तो अब ये अचानक से वापस चेंज कर रहे हैं। निमिष, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? देखिए, हमारे पास अभी तक स्टैटिस्टिक्स तो आए नहीं है, सांख्यिकी हमारे पास आया नहीं है कि वन प्लस के जो नए रेंज है उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक ब्रॉड इंडिकेशन देखें तो जैसे टॉप एंड पे 35-40 हजार से फोन के ऊपर, जब रुपयों के ऊपर अगर हम किसी फोन को देखते थे तो वन प्लस डोमिनेट करता था। एक जमाने में 30,000 के ऊपर, 30-35 हजार के ऊपर वन प्लस डोमिनेट करता था। पिछले साल एप्पल ने वो इक्वेशन थोड़ा सा हिला दिया। आईफोन 10R था जो इंडिया मेड इन इंडिया में था, एक स्टेज था दिवाली के आसपास से 40 के नीचे बिक रहा था, तो वो इक्वेशन एप्पल ने काफी हिला दिया था। तो मुझको पता नहीं कि वन प्लस की सेल्स ऊपर गए हैं या नहीं, लेकिन वो ऐसी जोन में आ गया है जहां उसे काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। आप जब 30,000 के नीचे थे या 30,000 के आसपास थे, तब आपका कंपटीशन काफी लिमिटेड था। जैसे नंद गोपाल ने कहा था कि फ्लैगशिप किलर था, आपको सबसे हाई एंड का आपको प्रोसेसर मिल रहा है, आपको अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं और दाम कम है। अब आपको चीजें अच्छी मिल रही हैं लेकिन दाम उतना कम नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि 2 साल पहले सोचता कि मैं वन प्लस लूंगा या सैमसंग लूंगा, इसमें पैसे का इक्वेशन आता नहीं था। अगर आपके पास पैसा नहीं था, आप सैमसंग का S सीरीज या नोट सोच भी नहीं सकते थे अगर आप वन प्लस खरीदना चाहते हैं। बात सीधी है। अब वो इक्वेशन चेंज कर गया है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सारी कंपनियों को ज्यादा फोन बेचने की जरूरत होती है, तो शायद उन्होंने रियलाइज किया है कि हमारा एक सेगमेंट पीछे है। जो पुरानी हमारी ऑडियंस थी, जो 30,000 के आसपास फोन खरीदा करती थी, वो शायद हमारे नए फोन को अफोर्ड नहीं कर सकती है।
या कोई OnePlus 3 या 3T लेके बैठा हो, और कई लोग बैठे हैं, लॉन्गेविटी इन फोन की काफी ज्यादा है, वो मान लो नया फोन खरीदना चाहते हैं और नया वाला नहीं खरीद सकते हैं जो 50,000 के ऊपर जा रहा है, 40,000 के ऊपर जा रहा है, तो उस ऑडियंस के पास OnePlus का ऑप्शन होने के लिए शायद मुझे लग रहा है ये लोग नॉर्ड या जेड या जो भी कहेंगे वो लॉन्च करेंगे। राइट। और इस साल शायद उनको ये भी लगा होगा कि जैसे वन प्लस ऑटोमेटिकली चॉइस बन जाती थी कंज्यूमर्स की, जो 30 से 40 हजार के बीच में फोन दिखना चाहते थे, कि मिड एंड फुली लोडेड एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो फंक्शनैलिटी वाइज काफी अच्छा हो, वो डिफॉल्ट चॉइस बनती थी। लेकिन इस साल की प्राइसिंग जो उनकी अनाउंस हुई, तो उसके बाद आई थिंक कंज्यूमर्स अब बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है? मुझे लग रहा है कंज्यूमर्स ऑप्शंस हमेशा चेक करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा तो वन प्लस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी, अगर आप देखिए 2015 के आसपास से लेकर 2018 तक, मैं कहूंगा 3 साल तक वन प्लस के कंपैरिजन में और कोई फोन था ही नहीं जोन में। अगर आप देखिए कभी कभी इक्का दुक्का आ जाता था, Xiaomi जैसी कंपनी ने भी मी 4 चलाने की कोशिश की थी, उतना नहीं चला था, और Xiaomi की रीच थी। वरना अगर आप देखिए उसके कंपैरिजन में क्या होता था, कभी कभी ठीक है एक Moto Z2 फोर्स आ गया, या आपका Asus का पिछले साल ROG आया था जो राउंड अबाउट सेम प्राइस पे था, लेकिन उतना हाई प्रोफाइल, उतनी रीच के साथ और उतनी ब्रांड इक्विटी के साथ क्षमा करें, कोई कंपेटिटर उसका नहीं था। अब आप जब ऊपर वाले जोन में जाते हैं तो वो दो कंपनियां ना आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, एक का नाम है एप्पल, एक का नाम है सैमसंग। और एक बात है कि अगर आपके पास 30,000 रुपए खर्च करना है और एक आईफोन का दाम 55 या 60,000 रुपए है, आप वो सोचेंगे भी नहीं, वो दरवाजा बंद हो जाता है। आपको 50,000 खर्च करना है और आपको वन प्लस मिल रहा है, और अगर आपको पता, आप जरा सा और खर्च कर दें तो शायद आपको गैलेक्सी S20 मिल जाए या आपको आईफोन मिल जाए। तो कहने को 10,000 काफी ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं काफी खर्च कर ही रहा हूं, इसके बारे में क्यों ना सोचा जाए। तो ये बात आ गई है इक्वेशन में। तो राइट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे निमिष बोल रहा था, जो 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 प्राइस इलास्टिसिटी है ना, वो नीचे की तरफ ज्यादा होता है, ये कम होता है, और ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, राइट। आप 30,000 से आपको 35,000 तक जाने वाले उसमें आपका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 15% की चेंज हो गया है। 50 से 55 में जाने वाली इसमें वो उतना नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज वाइज वो उतना बड़ा जंप नहीं है। नाउ आप देखिए OnePlus 8 Pro जो है वो 50 के ऊपर प्राइस्ड है। अब उस रेंज में अगर सिर्फ आप एप्पल देखोगे, एप्पल आपके सामने 3 फोन खड़ा कर रहा है। एक तो आपको iPhone 11 है, और आपके पास iPhone XR है, और आपके पास iPhone SE आ गया है। अगर हाँ, उसमें आप कह रहे हो कि अच्छा एप्पल मिल रहा है आधा पैसा है ऑलमोस्ट, OnePlus 8 का बहुत बहुत सारे फैक्टर्स, और पुराने फोन्स भी है आईफोन के जो अभी भी मार्केट में है और बहुत वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। नाउ जैसे निमिष बोल रहा है, सैमसंग के नोट सीरीज भी है, और सैमसंग का S10 और S20, ये सारे फोन्स जो अभी भी बहुत अच्छे फोन्स है, और ये इसी प्राइस रेंज में आ जाता है। तो एकदम से आपके पास, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि मैं ये लूं, या जैसे नोट अगर आप लोगे तो आपको स्टाइलिश का फायदा मिल रहा है, राइट। एप्पल आप लोगे तो आपको एक ब्रांड फायदा मिल रहा है कि आप एक एप्पल, वो मतलब एप्पल का फोन पॉकेट में डालने में भी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, राइट। और बहुत सारे लोग एप्पल उसी लिए खरीदते हैं क्योंकि वो लोगो दिखे पॉकेट में, है ना। वो आपको वो जो ब्रांड इक्विटी आपको किसी इसमें नहीं मिलती। राइट। और इस टाइम पे जैसे हम देखेंगे, ट्विटर पे कार्ल पाई भी काफी ट्वीट कर रहे हैं वन प्लस जेड नॉट के बारे में, और साथ ही साथ वो भी एक OnePlus 1 की पिक्चर भी शेयर कर रहे हैं, जैसे इशारा कर रहे हैं कि भैया ये एकदम OnePlus 1 की प्राइसिंग के आसपास आएगा। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? मुझे लगता है इम्पैक्ट के लिए तो उनको 20,000 के नीचे रखना पड़ेगा। 19,990 के प्राइस पे लेके आएंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। राइट। सो एक और चीज देखिए, इस पूरे हफ्ते में सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रही WWDC में, काफी जैसे अनाउंसमेंट्स हुई एप्पल से रिलेटेड। तो आपकी इस टाइम फेवरेट अनाउंसमेंट्स क्या कही थी? मेरा तो आई मीन अगर देखा जाए तो iOS में तो एक्सपेक्टेड जो चेंजेस थे, ज्यादातर हम विजेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, नोटिफिकेशंस का जो कॉल नोटिफिकेशन आता था पूरा स्क्रीन पे छा जाता था, अब छोटे से कॉर्नर में होगा, उसे स्वाइप अवे कर सकते थे, वो थे। मुझको जो सबसे अच्छे चेंजेस लगे हैं, मुझको वॉच OS में लगे हैं ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन ये है कि अगर आप घर में आते हैं तो आपकी एप्पल वॉच आपको ऑटोमेटिकली बताएगी कि आपको हाथ धोने हैं,
और जब आप हाथ धो रहे हैं तो वो अगर आपने 20 सेकंड तक हाथ नहीं धोए तो कहेगा, वो आपको याद दिलाएगी कि आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। और एक और चीज है जिसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग इतना हेडफोन्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक नया फीचर वो लोग लाए हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके हेडफोन्स, अगर आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो आपको वार्निंग मिल जाती है कि आप हेडफोन ज्यादा वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, आपके कानों को डैमेज हो रही है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं। बड़ी वाली तो सब लोग कहेंगे देखिए विजेट्स है, यूआई चेंज कर दिया, लेकिन ये सरफेस के नीचे जो चीजें हैं ये काफी मुझे अच्छी लगती हैं, और ये प्रोएक्टिव है। जैसे ये नहीं है कि मुझे कुछ खोल के देखना पड़ेगा, वॉच अपने आप बता रही है आपने हाथ ज्यादा धोए नहीं है, वॉच अपने आपको बता रही है कि आप घर के अंदर आए हैं, आपको हाथ धो लेने चाहिए, कि आपके हेडफोन ज्यादा वॉल्यूम पे जा रहे हैं। तो मुझे तो वॉच ओएस की चेंजेस काफी अच्छे लगे। नंदू, तो यहाँ पे जैसे कि नवीन बता रहे थे कि वॉच के उनको फीचर्स अच्छे लगे कुछ, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन विंडो को थोड़ा छोटा कर दिया कॉल, लेकिन इनमें से बहुत सारे फीचर्स तो ऑलरेडी एंड्रॉइड में थे, और खासकर सैमसंग वॉच में ये फीचर ऑलरेडी था कि जिसमें आपको बोल देता है भैया हाथ धो पूरे 20 सेकंड का। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है? मतलब एक टाइम ये था कि ऐसा लगता था एंड्रॉइड इकोसिस्टम वाले एप्पल को कॉपी कर रहे हैं, और अब लोग कह रहे हैं नहीं, अब एप्पल कॉपी कर रहा है एंड्रॉइड को। क्या एक्चुअली कोई भी एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, या सबके सब आपको लगता है कि बेस्ट फीचर्स देने की ट्राई कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को? नहीं, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट व्यू यहाँ पे। एप्पल ये सेम फीचर को शायद एंड्रॉइड से 2 साल पहले टेस्ट कर लिया होगा, लेकिन एप्पल उसको तभी लॉन्च करता है जब वो एकदम श्योर हो कि इसमें वैल्यू है यूजर के लिए, और उनके तरफ से वो फीचर एकदम आयर्न आउट हो, राइट। और एप्पल को जितना मैं जानता हूँ, शायद एप्पल अभी जो काम कर रहे हैं वो आपको 3 साल बाद ही मिलेगा। वो थोड़ा अभी भी ये प्रोडक्ट और अपने सॉफ्टवेयर साइकिल में अभी भी वो पुरानी तरह नोकिया की तरह काम करते हैं। वो अपना एकदम आयरन आउट करके, और जब उनको लगे कि फीचर में वैल्यू नहीं है या 1% ऑफ यूजर्स को नहीं यूज करेंगे, वो शायद उसको लॉन्च नहीं करेंगे। लाइक एंड्रॉइड में तो इट इज मोर अबाउट गिविंग, जितना चाहिए दे दो, राइट। और वो ओपन सोर्स है तो लोग अपना ट्वीक करके फीचर्स भी बना लेते हैं। एंड्रॉइड में फॉर इंस्टेंस एक फीचर है जो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको लाइव कैप्शनिंग मिल जाता है, कोई भी वीडियो आपके फोन पे चल रहा हो तो। इट इज कमिंग इन ऑल द न्यू फोन्स। लेकिन ये चीज मैंने WWDC में 3 साल पहले भी देखा है, लेकिन एप्पल ने लॉन्च नहीं किया है। इनफैक्ट एक इंडियन बच्चे ने ये फीचर WWDC में कोड करके दिखाया था। 16-year-old बच्चा था, शायद महाराष्ट्र से आया हुआ था, नासिक से था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अब वो फीचर लेकिन एप्पल ने लॉन्च नहीं किया है, तो ये नहीं कि एप्पल के पास कैपेबिलिटी नहीं है, एप्पल को अभी नहीं लगता कि लॉन्च करना चाहिए। सो इसमें एक डिफरेंस है। अब और ये WWDC के अनाउंसमेंट्स में आई थिंक एक बहुत बड़ी चेंज, जो स्ट्रैटेजिक चेंज है जिससे इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट होने वाला है, वो है मैक ओएस के लिए जो एप्पल की प्रोसेसर आने वाला है। अब इसको आप थोड़ा डिफरेंट इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए। एप्पल क्या कर रहा है? एप्पल ने पहले आईफोन की प्रोसेसर बनाई, आईपैड की प्रोसेसर बनाई, अपने वॉचेस की प्रोसेसर बनाया। अब वही जो थिंकिंग है उसको वो कंप्यूटर लेवल पे लेके आ रहा है। तो एक एक्सेप्टेंस है कि बेसिकली कंप्यूटर इज अ लार्जर मोबाइल डिवाइस। पहले क्या होता था? द लैपटॉप वाज अ स्मॉलर डेस्कटॉप डिवाइस विच यू कुड कैरी अराउंड। अब वो थिंकिंग चेंज होके एक मोबाइल एसओसी, सिलिकॉन ऑन चिप को आप और पावरफुल बना रहे हो, राइट। अब देखो, आप आईपैड प्रो जिसने भी यूज किया है 2 साल में, आपको पता है कि वो किसी भी कंप्यूटर से शायद मोर पावरफुल है। कि आप इसमें फोटोशॉप चलाओगे तो हमारे पास डजन्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं मेरे टीम में, 80% उसमें तो आप फोटोशॉप नहीं चला सकते, या फोटोशॉप चलाएंगे तो आप कुछ और काम नहीं कर सकते। आपका लैपटॉप बैठ जाएगा, गर्म हो जाएगा, रोने लगेगा, सब कुछ, मतलब सारे प्रॉब्लम होता है। आईपैड प्रो में वो नहीं होता है प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप आईपैड पे भी चला सकते हो, राइट। सो अब यही चीज जब मैक में आने लगता है, तो एक और चीज ये है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आईफोन, आईपैड और मैक एक ही सिस्टम आर्किटेक्चर पे चलेगा, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि आईपैड पे और मैक पे जितने भी एप्स है, आप उसको आईपैड और आईफोन पे जितने भी एप्स है, आप उसको मैक पे भी यूज कर सकते हो। इकोसिस्टम को एकदम टाइट कर रहा है, एक थ्रेड लेके आ रहा है जिसका ह्यूज इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट होगा। और अभी तो विंडोज वर्ल्ड इसको काउंटर नहीं कर पाएगा। अब इसका एक और इम्पैक्ट है इंटेल पे।
अब इंटेल के लिए 2019 बहुत अच्छा साल नहीं गया, क्योंकि उसका कंपटीशन जो है AMD ने बहुत अच्छा प्रोसेसर सीरीज लेके आया राइजन, जिससे एकदम मार्केट पे इम्पैक्ट हो गया, प्राइस पॉइंट्स चेंज हो गए, हाई एंड प्रोसेसिंग आपको लोअर प्राइस पॉइंट्स में लेके आया। अब ऊपर से एप्पल कह रहा है कि हम भी शायद इंटेल से आगे देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट में। एक खास बात सैंडी मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों को याद होगा नोकिया ने N95 लॉन्च किया था 2007 में, जिस साल आईफोन लॉन्च हुआ था। जी और बिल्कुल। उस समय नोकिया का एड कैंपेन था, अगर आपको याद है, दिस इज व्हाट कंप्यूटर्स विल बिकम, एक दिन कंप्यूटर यही बनेगा। जी अगर आप जी देखिए नोकिया तो वो नहीं कर पाया, लेकिन एप्पल यही कर रहा है। आपका जो फोन है वो कंप्यूटर बनने जा रहा है। पहले हम लोग सोचते थे ना कि एक फोन है, 2010 तक फोन है तो आप ईमेल ज्यादा चेक कर लीजिएगा, ब्राउजिंग तक करना मुश्किल होता था फोन पर, क्योंकि लोग कहते हैं अरे फ्लैश नहीं चलता। उस जमाने में फ्लैश चलना बहुत बड़ी चीज थी। तो उस जमाने में आप फोन एक छोटी सी चीज थी जिसे आप बस, ठीक है लैपटॉप नहीं है तो मैं मेल चेक कर लूंगा, मैं मैसेज कर लूंगा इत्यादि, छोटे छोटे काम थे। और अब आप एक ये जमाना देखिए जहां एप्पल जो बेसिक सेटअप आपके फोन का है उसी को मूव कर रहा है कंप्यूटर की तरफ। तो नोकिया की बात तो ठीक थी, लेकिन काम वो एप्पल कर रहा है शायद। और अच्छी बात है कि निमिष ने इसका याद दिलाया। नोकिया बहुत टाइम तक चाहता था, अपने हेयर डेज में चाहता था कि एक ऐसा लैपटॉप लेके आए जो हमेशा कनेक्टेड होगा, बेसिकली एक मोबाइल लैपटॉप जिसमें सिम होगा। अगर ये आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर अगर एप्पल अपना मैक लेके आएगा, आई थिंक उसमें सिम होना तो बहुत ही मतलब सिंपल चीज होगा उनके लिए, और वो करेंगे भी, राइट। आप देखोगे, और एप्पल ने हमेशा ऐसे सोचा है, जब आईपैड लॉन्च किया तो सेल कैपेबिलिटी के साथ लेके आया उसको, राइट। आई थिंक इसमें भी ऐसे वर्जन्स आपको मिलेंगे, वाईफाई ओनली एंड विद 4G 5G, राइट। सो दिस इज सो 5G की हम जो बात करते हैं, जब आपके पास एक लैपटॉप आएगा जिसके अंदर सिम हो और 5G केपेबल हो, दैट विल बी द रियल यूज ऑफ 5G, नॉट हैविंग कंपेयर टू हैविंग 5G ऑन अ फोन। थैंक्स रमेश, थैंक्स नंदू, बड़ा मजा आया आपसे इस पूरे हफ्ते का एक राउंड अप करने में। अगले हफ्ते फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।